हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एम्पलीट्यूड स्टडीज़ 2.0 में। और देखिए, आज हमने जो है आपके लिए लाए हैं हम अपने स्टूडेंट प्रशांत कुमार उपाध्याय को। और ये 2024 में डिप्लोमा कंप्लीट किया है इन्होंने। और जी मैकेनिकल सर। ऑटो के छात्र रहे हैं राजकीय पॉलिटेक्निक लखनऊ से। और फिलहाल ये मारुति सुजुकी की जो मेन कंपनी है उसमें पोस्टेड हैं। और 4.5 LPA पे कार्यरत हैं। मंथली मिला के मतलब कहें तो 33-34 हज़ार इनको पर मंथ मिल जाते हैं। और बाकी आगे हम इनसे जानेंगे क्या इनकी जर्नी रही है, सक्सेस जर्नी, ताकि आप लोग भी मोटिवेट हो सकें और जैसे इन्होंने सफलता पाई है आप सब भी उन्हीं सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंच सकें। तो प्रशांत, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जी, गुड इवनिंग सर। प्रशांत, सबसे पहले आप थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बताइए कि आपके पापा मम्मी क्या करते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं। इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। जी सर। तो मेरा नाम प्रशांत उपाध्याय है। मैं मिर्ज़ापुर का निवासी हूँ और मैंने अपनी स्कूल 10th और 12th मतलब मैंने कंप्लीट किया हुआ है। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट मैंने अपने होम टाउन से कंप्लीट किया है। 12th मेरा कोविड के टाइम पे था और 10th में मैंने 84% आए थे। 12th के बाद मैंने डिप्लोमा अपीयर किया और गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ में मैकेनिकल ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग ब्रांच में मैंने एडमिशन लिया था। वहाँ से मैंने डिप्लोमा कंप्लीट किया है, 3 इयर्स डिप्लोमा फुल टाइम। अगर मेरे बैकग्राउंड की बात करें सर, तो मेरे पापा जो हैं वो एक मेडिकल कंपनी एल्केम है, तो उसमें वो सेल्स वगैरह के डिपार्टमेंट में किसी में काम करते हैं। मतलब आस-पास के एरिया में वो सेल्स से रिगार्डिंग चीज़ों को देखते हैं और मम्मी मेरी हाउसवाइफ़ है। इसके अलावा मेरी फैमिली में मेरी एक सिस्टर है, जो कि अभी 10th क्लास में अपीयर कर रही है इस बार बोर्ड्स के एग्ज़ाम है उसके। तो ये मेरा बैकग्राउंड है। ठीक ठीक। तो इसका मतलब जब एंट्रेंस जी। दिया होगा आपने तो फिर आपने उसमें रैंक आई होगी आपकी। और उसके बाद आपने जी, चूज जी। किया होगा, ये अपने मर्जी थी आपकी कि राजकीय पॉलिटेक्निक लखनऊ चूज करेंगे। जी सर, एक्चुअली क्या था कि डिप्लोमा का वैसे मेरे प्लान नहीं था। हमारे पास में इलाहाबाद पड़ता है, तो वहाँ पे एक आईआरटी कॉलेज है, आईआरटी इलाहाबाद। हम्म। तो मेरा शुरू से था गोल कि मैं वहाँ पे इनरोल करूँ, क्योंकि वो मेरे पास का कॉलेज था और वहाँ पे मेरे काफ़ी मेरे जो टीचर्स रहे हैं और काफ़ी सीनियर्स हैं, तो वहाँ पे पहले वो इनरोल हैं। तो उनसे वो बातें होती थी, उनसे गाइडेंस मिला, तो मैं वहाँ का पहले था कि मैं वहाँ पे जाऊँ। बट किसी कारणवश वहाँ पे मेरा कट ऑफ में सिलेक्शन नहीं हुआ और ये ब्रांच जो मुझे चाहिए थी, मैकेनिकल मुझे चाहिए था हमेशा से, तो मैकेनिकल मुझे मिल नहीं पाया। तो उसकी वजह से साथ में मैंने ये ये ठीक है। डिप्लोमा का भी एग्ज़ाम दिया था जो, हाँ, तो इसमें फिर मेरा रैंक आया, तो मैंने गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ में मुझे ये ब्रांच मिली, तो मैंने यहाँ पे एडमिशन करा लिया। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये ब्रांच मतलब फर्स्ट प्रेफरेंस थी आपकी काउंसलिंग के टाइम पे कि राजकीय पॉलिटेक्निक लखनऊ चाहिए। जी सर, क्योंकि उस टाइम मेरे एक रिलेटिव हैं, तो उन्होंने भी डिप्लोमा कर रखा है, तो उन्होंने बताया कि मतलब कि अगर आप अच्छे कॉलेज से मैकेनिकल में अगर आप हो, तो अगर अच्छे कॉलेज से अगर आप डिप्लोमा क्लियर करते हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा आपके पास ऑप्शंस होते हैं, कंपनीज़ के ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं, आपके पास पैकेज अच्छे आते हैं। तो दैट्स व्हाई कि मेरा वो प्रेफ़रेंस था कि हाँ, मैंने जब रिसर्च किया कि हाँ, कौन से कॉलेज अच्छे हैं, तो मुझे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कानपुर, ऐसे कॉलेजेस के बारे में पता चला, तो इसलिए मैंने गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ को प्रेफ़रेंस दिया कि यहाँ पे मुझे अगर एडमिशन मिल पाए तो ठीक है। तो यहाँ पे मुझे मैकेनिकल ऑटोमोबाइल यहाँ पे ब्रांच मिली थी। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि बच्चों के बीच में जैसे आपके साथ के बच्चे थे तो बच्चों के बीच में कौन सा मतलब टॉप 10 या टॉप 5 सीरीज रहती है कॉलेजेस की, थोड़े इस बारे में अगर बता सकें। सर, आप कॉलेज के बारे में जानना चाहते हाँ हैं कि हाँ, मतलब कॉलेज जो को क्या पॉलिटेक्निक रैंक? पॉलिटेक्निक कॉलेज जैसे कि जैसे दो नाम लिए अभी, राजकीय पॉलिटेक्निक लखनऊ, राजकीय पॉलिटेक्निक कानपुर। इसके अलावा और कौन से फेमस कॉलेजेस हैं जिनमें कि जो फेमस हैं मतलब एडमिशन्स के लिए। जी, अगर बात की जाए टॉप कॉलेजेस की, तो सबसे पहले नंबर पे तो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ और उसके बाद गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कानपुर। उसके बाद आपको अगर एडेड में बात करूँ तो हीवेट का नाम आता है। गोरखपुर का जो कॉलेज है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गोरखपुर, वहाँ का भी नाम आता है। तो ऐसे अगर बच्चों में लोकप्रियता की बात करें तो ये 2-3 कॉलेज हैं और बाकी गाज़ियाबाद के कॉलेजेस आते हैं, क्योंकि वहाँ से भी प्लेसमेंट्स वगैरह अच्छे होते हैं। क्योंकि मैकेनिकल में अगर आप बात करें तो लोग चाहते हैं कि प्लेसमेंट्स अच्छे हों, पैकेज अच्छे मिले। तो इन कॉलेजेस में आपके पास ऑप्शन ज़्यादा होते हैं, तो ये बच्चों के चॉइसेस रहते हैं अक्सर। ठीक ठीक। अच्छा, चलिए फिर आपका एडमिशन यहाँ पे हो गया राजकीय पॉलिटेक्निक लखनऊ में। यहाँ की थोड़ी पढ़ाई वगैरह पे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में क्या क्या कैसे पढ़ा, कुछ इस बारे में बताएं। जी, तो मैं इंटरमीडिएट कंप्लीट करके आया था, तो शुरू में मुझे इतनी समस्या नहीं हुई। अगर जैसे 10th के बाद आते हैं, तो सिलेबस आपको उस तरीके का मिलता है।
लेकिन इंटरमीडिएट करके आया था तो मेरे पास वो कुछ चीज़ें बैकग्राउंड वो पहले से बिल्टअप था, तो मुझे बस उस पे रिवाइज़ करने जैसा ही काम था। तो इसके अलावा मैंने फिर इंटरमीडिएट तक काफ़ी पढ़ाई पे और सिलेबस से रिलेट करके चीज़ें करी हैं। बट डिप्लोमा में आए तो मेरे पास और भी यहाँ पे ऑप्शंस मुझे पता चले, सीनियर से गाइडेंस मिली कि हाँ, किस तरीके की कंपनी आती है, इंडस्ट्री में कैसे काम होता है। और अगर बात करें तो और क्या-क्या स्किल्स आप एक्वायर करके अच्छे इंडस्ट्री में जा सकते हैं, आप ग्रोथ कर सकते हैं। तो उसपे मैंने रिसर्च वगैरह की, उसपे मैंने पोर्टफोलियो वगैरह पे काम किया कि हाँ, इसको अपनी चीज़ों को क्या-क्या ऐड कर सकता हूँ। तो सॉफ्टवेयर बेस्ड काम हो गए, सिलेबस से ऐसी क्या चीज़ें हैं जो इंडस्ट्री में मुझे ज़्यादा यूज़फुल हो पाएँ। तो उन सब चीज़ों को शॉर्ट किया मैंने फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, इस पे दोनों ईयर पे मैंने उसी पे काम किया कि मतलब ऐसी क्या चीज़ें मैं सीख सकता हूँ, जो मुझे नॉर्मल प्लेसमेंट्स में और कैंपस प्लेसमेंट में अलग से स्टैंड आउट करें, इंटरव्यूज़ में मेरे सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा हों। तो जरा कुछ बातें बताइए इसके बारे में, कौन कौन से कोर्स किए, कौन कौन से और बच्चों को करने चाहिए। कोर्स की बात अगर सर करें तो हमारे पास कोर्स तो बहुत सारे होते हैं। अगर अगर हमारे एरिया के हिसाब से आप देखें, अगर यूपी में आप ईस्टर्न साइड में देखेंगे तो जितने कॉलेजेस में हैं तो वहाँ पे मेनली हमें सिखाते हैं कि टाटा जैसे कंपनी आती है, मैं एग्जांपल देना चाहूँगा, जैसे टाटा आती है तो वो ऑफ़र करते हैं कि हमारा ये वेबिनार चल रहा है, ये कोर्स है, आप इसको जॉइन करें। बट उसके अपार्ट फ्रॉम बहुत सारे ऑप्शंस ऐसे हैं जो यहाँ के मुझे पता चला कि बाकी स्टेट के अनदर स्टेट्स के बच्चों ने कर रखे हैं, कि क्वालिटी वगैरह से रिलेटेड आप कोर्सेज कर सकते हैं कि किसी इंडस्ट्री में क्वालिटी पे कैसे ध्यान दिया जाता है, कैसे इन्हेंस किया जाता है। उसके अलावा आप कुछ स्किल्स होती हैं जो हमें कैड, जैसे कैड है सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, सीएनसी हो गया। तो ये सब हमें सिलेबस में पढ़ाया जाता है, बट हम डिप्लोमा में उतना फोकस नहीं करते हैं ना। गवर्नमेंट कॉलेजेस के कभी कभी ऐसा होता है, वहाँ का ऐसा एटमॉस्फेयर होता है कि हमें ऐसा मोटिवेशन भी नहीं मिल पाता है हम कि उस पर काम करें, और ना कोई ऐसा गाइड करने वाला बहुत बेहतर होता है। लेकिन जो सीएनसी मशीनिंग हो गई, कैड हो गया, सीएम हो गया, कैम हो गया, और इससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं, अगर आप इनको एक्वायर करते हैं तो ये आपको बहुत ही बेहतर इन फ्यूचर के लिए आपके पास बहुत अच्छा स्किल्स और नॉलेज लेके आएंगी। तो ये ऑप्शन थे जिस पे मैंने काम किया, और सीनियर से हमेशा टच में रहा, जो पहले से प्लेस्ड हैं उनसे भी हमेशा कांटेक्ट बनाए रखा, और क्या पूछ इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, क्या रेवोल्यूशन आ रहा है, उससे रिलेटेड चीज़ों को देखता रहा। मतलब सिलेबस के अलावा मैंने इंडस्ट्री से रिलेटेड, मतलब मेरा तो ऑटोमोबाइल था तो मैं स्पेसिफिकली ऑटोमोबाइल सेक्टर ही देख रहा था कि हाँ, मुझे इसी तरीके की कंपनी में प्लेसमेंट लेने हैं। तो उसके लिए मतलब मैंने उनको फॉलो किया, ऐसी जो कंपनियां हैं उनको फॉलो किया, उनसे जुड़े जो लोग हैं उनको फॉलो किया, और वो जो अभी इंडस्ट्री में चीज़ें चल रही हैं, जो नया टेक्नोलॉजी है, उनके बारे में चीज़ें एक्वायर की, कि वो मुझे आगे भी काम आए, और मैं इंटरव्यू में अगर वो अपना लेके जाता हूँ तो मुझे वहाँ पे थोड़ा सा प्रेफरेंस मिले, अलग सा स्टैंड आउट कर पाऊँ। ये चीज़ें मैंने फॉलो की। देखिए, जो बच्चे इस इंटरव्यू को देख रहे हैं वो जान लें कुछ बातें। पहली बात तो इन्होंने पोर्टफोलियो की करी। तो पोर्टफोलियो का मतलब है कि कुछ ऐसे कोर्सेज आप करके रखें जिसको आप अपने रिज्यूम में मेंशन कर सकें, ताकि इंटरव्यू लेने वाला उनके बारे में आपसे क्वेश्चन कर सके और आप बता सके कि हाँ भाई, हमें अगर आप लेंगे तो हम आपके इतने भी काम आ सकते हैं। तो पोर्टफोलियो जी। बढ़ाने का मतलब है कि आप डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज करें। दूसरी बात इन्होंने कही, सीनियर्स के टच में रहते हैं। ये मैं भी अक्सर बोलता रहता हूँ कि जो आपके सबसे नज़दीकी जो मेंटर हैं वो कोई मतलब टीचर नहीं हो सकता। कि टीचर तो पाँच अपना डिप्लोमा या बीटेक करने के बाद 8-10 साल के बाद आपके कॉलेज में पोस्ट हुआ है। ठीक है ना, तो इसलिए वो लोग उतना ज़्यादा अपडेटेड नहीं होंगे। दिन प्रतिदिन टेक्नोलॉजी बदल रही है, मतलब, और काम करने का तरीका, इंडस्ट्री रूल्स वगैरह ये सब बदल रहे हैं। तो जो आपके सीनियर्स गए हैं आप ऊपर, वही आपको सही राय और सही चीज़ें बता सकते हैं। तो उनके टच में रहें, उनके साथ रहें, है ना। थोड़ा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा आपको जब आप उनके साथ कॉलेज में रहते हैं। और जब आपकी दोस्ती बन जाएगी, आपकी जान पहचान बन जाएगी, तब उसमें आप जा करके जो है वो आगे भी जो है वो तब आपके वो काम आ सकते हैं काफ़ी। तो ये दोनों चीज़ें जो जी। हैं वो बहुत अच्छी बताई। अब ये बताइए, इन कोर्सेज को आपने कहाँ से करा, कुछ बता सकते हैं इस बारे में। जैसे सीएनसी और ये ऑटो कैड किस इंस्टीट्यूट से करा, या जी ऑनलाइन करा, ऑफलाइन करा, ताकि बच्चे भी अगर करना चाहें तो कर सकें। सर, अगर कोर्सेज की आप बात करेंगे तो ऐसे कोर्सेज मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ तो दिल्ली में एक आरबीएम कैड करके इंस्टीट्यूट है, तो वो सीएनसी, ऑटो कैड, ऑटोमेशन वगैरह पे बहुत उन्होंने कोर्सेज वगैरह बना रखे हैं। बट ये इनके कोर्सेज एक्सपेंसिव होते हैं। मुख्तार अंसारी एक हैं, उनके कैड के कोर्सेज बहुत सारे, उनका एप्लीकेशंस वगैरह भी है, तो उन्होंने कोर्सेज ऐसे लॉन्च कर रखे हैं।
और अगर आप बात करें तो लोकल में भी ऐसे लोग सिखाते हैं, अगर डिप्लोमा कहीं कॉलेज वगैरह है तो उसके आसपास ऐसे कोचिंग्स वगैरह होते हैं जो कैड के बेसिक्स वगैरह आपको सिखाते हैं और सर्टिफिकेट वगैरह भी देते हैं। तो मैंने जो थे, मुझे तो इसमें प्रॉपर लर्निंग चाहिए थी, तो जो कोर्स ये ऑफर कर रहे थे ये मेरे लिए सेटिस्फाइंग नहीं था, मुझे इसमें थोड़ा सा और बियॉन्ड करना था, क्योंकि जो कैड यहाँ से डिप्लोमा पे सिखाया जाता है थोड़ा बेसिक होता है, बट मेरा शुरू से था कि मुझे इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा सीखना है। तो मैंने इसके लिए यूट्यूब वगैरह का हेल्प लिया, गूगल का हेल्प लिया, चैट जीपीटी वगैरह से भी कुछ ऐसे रिसर्च वगैरह किया कि कहाँ से चीज़ें मैं सीख सकता हूँ। तो मेनली मतलब अगर मैं बात करूँ तो मैंने कैड वगैरह बहुत ज़्यादा किया, तो उस पे यूट्यूब मेरा सबसे बड़ा मतलब सपोर्टर बन के आया है, जिससे मैंने चीज़ें सीखी। और उसके साथ-साथ सर्टिफ़िकेशन के लिए मैं कई कोर्सेज़ मुख्तार अंसारी का, जैसे मैंने आपको नाम लिया, तो उनका एप्लीकेशंस है, उस पे मैंने कोर्सेज़ वगैरह खरीदे और वहाँ से सर्टिफ़िकेशंस वगैरह भी ली कि हाँ, मैंने ये कोर्स किया हुआ है, और उसमें लर्निंग जो थी वो मतलब मैंने वहाँ से भी की है और यूट्यूब से भी की है। यूट्यूब पे काफ़ी अच्छे-अच्छे क्रिएटर्स अवेलेबल हैं अभी। तो आप यूट्यूब से चाहें तो बहुत सी चीज़ें ऐसे कोर्स वगैरह सीख सकते हैं। और अगर कोर्स की ही बात करें तो आप इसके अलावा भी जैसे जो हमें काम आ सकते हैं इंडस्ट्री लेवल पे, जैसे क्वालिटी, मैंने बताया कि क्वालिटी एनहांसमेंट और इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड कंपनीज़ काम करते हैं, तो उनसे भी आप कोर्सेज़ कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे वेबिनार्स और चीज़ें होती हैं, अगर आप खोजेंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएँगे। तो ये अगर बस वही है सर कि इसमें थोड़ा-सा समय देना पड़ता है कि मुझे अगर इस हम्म डायरेक्शन में जाना है तो उससे रिलेटेड चीज़ें खोजनी पड़ती हैं, वो आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं। नहीं, मैं देख रहा हूँ कि डिप्लोमा करने से पहले ही आपका एम जो है वो क्लियर था, और डिप्लोमा जी, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में भी आपने टाइम वेस्ट नहीं किया, और उस दिशा में जी। लगे रहे, और थर्ड ईयर में आते आते मुझे लगता है गैप का नहीं लेना पड़ा ना, थर्ड ईयर के बाद ही पोस्ट हो गया सीधे। नहीं, हाँ, हाँ सर, जी। एक साल का भी गैप नहीं हुआ, और थर्ड ईयर नहीं में सर, ये फाइनल सेमेस्टर के एग्ज़ाम के पहले ही क्लियर हो गया था, क्लियर हो गया फाइनल था। ईयर। हाँ, मतलब हाँ, डिप्लोमा का फाइनल रिजल्ट आने सेमेस्टर। से पहले ही आपका मतलब जॉब जो है वो हाँ, सिक्योर। सिलेक्शन। ठीक। जी। अब ये बताइए, अब हम आ जाते हैं इस पे मारुति सुजुकी वाले पे। तो इसका जो है वो कैंपस जो हुआ था उसके बारे में कब कैसे पता लगा, मतलब उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, किस किस समय पता लगा। जी, तो जब मैं फर्स्ट ईयर में था डिप्लोमा में, तो हमारे जो सीनियर्स थे अक्सर वो हमसे कम्युनिकेट करने के लिए क्लासेस वगैरह में आते थे। तो उनको भी क्यूरियोसिटी रहती है कि हमारा जो नया बैच आया है इसमें क्या नयापन है, क्या इनके अंदर ये सब पूछने की चीज़ें हैं। तो अक्सर मैं उसमें क्वेश्चंस वगैरह उनसे करता था कि सर हमारे पास क्या-क्या है ऑप्शंस होने वाले हैं फाइनल ईयर में, कैसी-कैसी कंपनियाँ आती हैं, अपनों को अपन खुद को उसके लेवल पे कैसे ला सकते हैं, क्या-क्या चीज़ें से सीख सकते हैं। तो हमेशा से भूख बना के रखनी चाहिए कि हमारे पास क्या-क्या ऑप्शंस है और क्या हम कर सकते हैं, हमारे कॉलेज से हो या फिर साइड से हो, हमारे पास क्या-क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो मैंने उनसे हमेशा से ऐसे क्वेश्चंस वगैरह करते रहे हैं। तो ये हमारे सीनियर्स ने ही बताया कि हमारे कॉलेज में मारुति सुजुकी, हिंडाल्को जैसी नामी-जानी कंपनियाँ आती रहती हैं और इनके पैकेज वगैरह भी अच्छे हैं। तो वहाँ से मुझे पता चला मारुति सुजुकी हमारे कॉलेज में आती है और इसका पैकेज भी अच्छा है। अभी तक जो कंपनियाँ आ रही थी उसमें काफ़ी अच्छा पैकेज था, और शुरू से मेरा जैसा कि इंटरेस्ट भी था ऑटोमोबाइल सेक्टर में, तो मैंने इसको टारगेट किया कि हाँ, मुझे इससे रिलेटेड ही चीज़ें सीखनी है। तो इसके लिए ही मैं डिज़ाइन्स वगैरह और कैड में और सीएनसी वगैरह से चीज़ें उठाया और उसके फील्ड में रिसर्च वगैरह की और उसे सीखा। हम्म। तो ये थर्ड ईयर में किस फाइन मतलब फिफ्थ सेमेस्टर में पता लग गया था इस कंपनी के बारे में? कब आई है, सिक्स सेमेस्टर में आई? जी, ये 5th सेमेस्टर के एग्ज़ाम के बाद लगभग फिलहाल का ही महीना रहा होगा, फरवरी-मार्च के आसपास वहाँ पे आते हैं फॉर्म्स वगैरह। हम्म इनका सर अगर बात की जाए कि सिलेक्शन कैसे करते हैं, तो इनका मुझे क्लियर अभी तक पूरा है नहीं कि कैसे ये स्टूडेंट्स का सिलेक्शन करते हैं। बट सीनियर से जैसे बात हुई हमारी पहले, मतलब उनसे इन्फॉर्मेशंस वगैरह मिली, तो उन्होंने बताया कि 2-3 कॉलेजेस इधर के हैं जहाँ से ये रिक्रूटमेंट हर साल होती है। तो जैसे आईआरटी वो कॉलेज है, मैंने आपको बताया शुरू में इलाहाबाद का। कानपुर हो गया, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कानपुर, वहाँ से हायर करते हैं, और गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ। तो हमारे कॉलेज में ये ऑप्शंस हमें अवेलेबल था, तो मैंने इसको टारगेट करके इस पे काम किया कि हाँ सर, यहाँ पे मुझे सिलेक्शन लेना है। क्योंकि यहाँ मुझे सीखने को अच्छा मिलेगा, ये मेरा इंटरेस्ट है। मैंने भी इस पे, मैं जैसे जॉब वीडियोस बनाता हूँ अपॉर्चुनिटी के, तो मारुति सुजुकी का कभी ऐसा बनाया नहीं मैंने, मुझे कोई ऐसा नहीं मिला कि जहाँ पर। और राजकीय पॉलिटेक्निक लखनऊ में भी आई होगी तो वो पूल कैंपस नहीं किया उन्होंने। उन्होंने उस नहीं, के यही सर, बच्चों ये को ही। पूल कैंपस नहीं होता है, बस इंस्टीट्यूट के लिए। हम्म। तो अब इसमें जो है वो क्या, इसका प्रोसीजर क्या था, रिटर्न हुआ या क्या, किस तरह से, कितने बच्चे बैठे इसमें?
जी, तो मारुति सुजुकी का सिलेक्शन प्रोसेस अगर आप पूछे तो मैं बताना चाहूँगा कि पहले इसमें एक इनका रिटर्न टेस्ट होता है। कोविड के पहले ये ऑफ़लाइन होता था, बट कोविड के बाद से और कोविड के ड्यूरेन इन्होंने इसको ऑनलाइन प्रोसेस कर दिया है ताकि ये प्रोसेस भी थोड़ा ईज़ी हो जाए। तो ये ऑनलाइन एक टेस्ट हुआ और उसके बाद उसमें से बच्चों को सेलेक्ट करके इंटरव्यूज़ के लिए बुलाया गया। तो ऑनलाइन इंटरव्यू जो के बाद टेस्ट हुआ था, मेडिकल वगैरह के प्रोसेस होते हैं। ऑनलाइन जो टेस्ट जी। हुआ था वो अपने घर से कंप्यूटर से दिया था या कहाँ, कॉलेज में या कहाँ से हुआ था? हाँ सर, ये मतलब कहीं से आप दे सकते हैं। मैंने तो उस टाइम मैं कॉलेज में ही था, तो मैंने वहीं से दिया था, अपने रूम से ही दिया था। अच्छा, हॉस्टल के रूम से दिया था। हाँ जी। और प्रॉक्टरिंग वगैरह भी हो रही थी उसमें, या जैसे एलएनटी वगैरह के होते हैं एग्जाम्स, मतलब स्ट्रिक्ट होते हैं बिल्कुल? नहीं सर, इसमें प्रॉपर मतलब आपका कैमरा, माइक सारी चीज़ें ऑन रहेंगी, आपका लोकेशन ऑन होगा। मतलब उन्होंने पूरा ऐसा प्लेटफ़ॉर्म बना रखा है कि प्रॉपर वो नीट एंड क्लीन टेस्ट वहाँ पे लेते हैं। ठीक तो ठीक अच्छा ठीक। खासा वहाँ पे चीज़ें होती हैं, वो पहले से उनकी प्लान जैसे रहती एलएनटी का है या इस तरह समय उसका हो रहा है, तो है। टाटा का जी। भी हो रहा है, वो सब शायद हमें लग रहा है कि एक ही तरह से तीनों होते हैं टेस्ट। जी, अच्छा, तो इन्होंने टेस्ट। ऐसे हायरिंग कर रखी है साथ में, मतलब प्लेटफ़ॉर्म से कोलैबोरेट कर रखा है जो ऐसे टेस्ट करवा पाएँ, उनके पास कैपेबिलिटी होती है। तो हम्म। प्रॉपर इस तरीके से ही प्लेटफ़ॉर्म है कि टेस्ट लेते हैं अच्छे से। ठीक ठीक। तो कुछ आइडिया है उस रिटर्न टेस्ट में किस किस तरह के, किस लेवल के क्या क्वेश्चंस आए थे? जी, टेस्ट में अगर आप बात करें तो उसमें देखिए टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों तरीके के क्वेश्चन्स आते हैं। अगर कोई ऑर्गेनाइज़ेशन आपको ले जा रही है तो आपके नॉलेज के साथ-साथ आप कंपनी में काम कर पाएँगे या नहीं कर पाएँगे, इस पे भी वो आपको जानना चाहती है। तो मारुति सुजुकी के जो टेस्ट के चीज़ें थी उसमें टेक्निकल तो थे ही पोर्शन, जिसमें उन्होंने सिलेबस से रिलेटेड चीज़ें पूछी थी। और वो आपके डिप्लोमा में जैसे क्वेश्चंस होते हैं, तमाम तरीके के सिलेबस में छोटे-छोटे क्वेश्चन, छोटे-छोटे पॉइंट्स होते हैं। वो डीप डीप क्वेश्चंस भी होते हैं, नॉर्मल क्वेश्चंस भी होते हैं। हर हर चीज़ आपको कवर करनी पड़ेगी, मतलब इस तरीके का वो होता है टेक्निकल पोर्शन। और उसके अलावा नॉन टेक में भी आपको थोड़ी बहुत नॉलेज रखनी पड़ेगी। आपका करंट में क्या चल रहा है टेक्नोलॉजी, टेक के फील्ड में क्या-क्या काम हुए हैं। और उसके अलग से अगर आप बात करें तो साइकोलॉजी एक टेस्ट होता है, मारुति साइकोलॉजी टेस्ट लेती है। उसमें आपको वर्क रिलेटेड अगर आपको कोई टास्क दिया जाता है तो आप उसमें कैसे किस तरीके से परफ़ॉर्म करेंगे, कैसा रिएक्शन देंगे। ये अक्सर कंपनीज़ कराती हैं ये चेक करने के लिए कि अगर हम आपको हायर कर रहे हैं तो आप इस तरीके की चीज़ों को फेस कर पाएँगे या फिर आप उस मेंटालिटी पे पहुँचे हैं कि नहीं पहुँचे हैं, वो आपकी कैपेसिटी चेक करती है। तो इस तरीके का इन्होंने डिज़ाइन किया हुआ था। ये हर साल वेरिएबल हो सकता है, तो हमारे टाइम पे ही तो ये ऑप्शंस थी ऐसे इस तरीके से। हम्म। और कुछ इसमें ये कॉग्निटिव बिहेवियरल या इस तरह के क्वेश्चंस भी थे क्या? जी, जी, वही साइकोलॉजी टू जो आपको बताया साइकोलॉजी पार्ट, उसमें हर तरीके के क्वेश्चंस थे कि आप इंडस्ट्री में कैसा बिहेव करते हैं, आप इन पर्सन आप कैसे व्यक्ति हैं। तो ये चीज़ें टेस्ट करती हैं कंपनियाँ। ये मारुति के अलावा भी कुछ कंपनियाँ हैं जो ऐसे टेस्ट उनके हुए थे, तो उन्होंने भी इस तरीके से चीज़ें रखी हुई थी। तो ये अच्छी जो ऐसे कंपनीज़ आती हैं, अगर वो टेस्ट ले रही हैं इस तरीके से या फिर इंटरव्यूज़ वगैरह में भी वो उस तरीके से आपको जज करती हैं, आपके टेस्ट लेती हैं कि आप उस फ़ेज़ में जाने के लिए रेडी हैं या नहीं हैं। बिल्कुल। अच्छा, दूसरी बात हम ये जानना चाहेंगे कि कितने बच्चे लगभग इस टेस्ट में बैठे होंगे और कितने क्वालिफाई हुए? अगर मैं अपने कॉलेज की बात करूँ तो हमारे कॉलेज में मैकेनिकल की 2 स्ट्रीम्स हैं, एक मैकेनिकल ऑटोमोबाइल है और एक मैकेनिकल प्रोडक्शन ब्रांच है। तो दोनों ब्रांचेस से अराउंड 100 के आस-पास बच्चों ने टेस्ट दिए हैं और उसमें से 100 आउट ऑफ 50 आउट ऑफ 100 इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हुए थे। 50 से कम ही थे, लगभग 46 के आस-पास सेलेक्ट हुए थे इंटरव्यू के लिए। और इंटरव्यू पास कितने करोड़ लोगों ने कर लिया था? इंटरव्यू में 26 मेरे कॉलेज से सेलेक्ट हुए थे, ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन दोनों ब्रांचेस के मिला के। तो वो सारे सब एक ही कंपनी में काम कर रहे होंगे आप लोग? जी, बिल्कुल। यहाँ पे इनका अलग-अलग प्लांट है, तो वो अलग-अलग प्लांट्स में एज़ पर देयर रोल्स वो असाइन है, वहाँ पे वो वर्क करते हैं। अच्छा, अब इंटरव्यू के बारे में थोड़ा बताइए कि इंटरव्यू कहाँ पर हुआ था, किस तरीके से हुआ, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे, इसको जरा डिटेल में। जी, इंटरव्यू हमारा जो हुआ था तो हमारा इंटरव्यू आईआईटी प्रयागराज में इन्होंने मतलब इनवाइट किया था कानपुर और गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ के स्टूडेंट्स को कि आप यहीं पे आइए और यहाँ पे आपका एक साथ सभी के साथ इंटरव्यू होगा। बिकॉज़ ऑफ कि अलग-अलग कॉलेजेस में जाके इंटरव्यू लेना थोड़ा-सा लेंथी हो जाता है प्रोसेस, तो वहाँ पे इन्होंने 2 या 3 दिन में वो इंटरव्यूज़ के प्रोसेस कंप्लीट कर लिया। मतलब कहने का ये है कि वो आईईआरटी को मेन उस पे रखते हैं।
प्रायोरिटी पे रखते हैं। हाँ, बिकॉज़ ऑफ सर वहाँ पे जो मैकेनिकल है, वहाँ पे काफ़ी उसके ब्रांचेज़ हैं, 6-7 ब्रांचेज़ हैं, पेंट है, टूल है, तो वहाँ पे जो स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ होती है, हमेशा वो ज़्यादा होती है। हम्म। हमारे यहाँ जैसे 100 बच्चों ने फॉर्म भरे, तो वहाँ पे 700 स्टूडेंट्स हैं, तो वहाँ पे हमेशा से वो नंबर्स ज़्यादा रहते हैं, तो उन्होंने वहाँ पे उसको सेंटर बना लिया कि आप यहीं पे आइए, यहाँ पे जो लड़के हैं, साथ में आप लोग भी आ जाओ। क्योंकि हमारे कॉलेज से 26 लोग थे लगभग, 50 लोग इंटरव्यू के लिए थे। और कानपुर से अगर आप बात करें तो वहाँ से भी 20-25-30 लोग लगभग थे। तो उनके कॉलेज में जाना, 1 दिन वेस्ट करना वो थोड़ा-सा लेंदी हो जाता है और इकोनॉमिकली थोड़ा-सा एक्सपेंसिव हो गया। तो इसीलिए वहाँ पे उन्होंने हब बनाया और वहीं पे सबको इनवाइट कर लिया। और वो इंटरव्यू 2 दिन आई थिंक चला था, वो 2 दिन में क्लियर कर लिया था उन्होंने वहाँ पे सब कुछ। अच्छा, तो इंटरव्यू में फिर क्या क्या पूछा था, थोड़ा उस बारे में। जी, इंटरव्यू में देखिए सर, अगर आप बात करें तो कोई भी कंपनी है, अगर आपको अच्छे रोल के लिए हायर कर रही है या फिर अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, तो आपको सबसे पहले आपका कम्युनिकेशन, आपकी फ्रैंकनेस, आप कंपनी में कैसा बिहेव करेंगे, ये चेक करती है। तो सबसे पहले अगर बात करें मारुति की, तो मारुति ने सबसे पहले इंट्रोडक्शंस वगैरह के आप चेक किए कि आप खुद को इंट्रोडक्ट करने की कैपेसिटी रखते हैं कि नहीं है। कम्युनिकेशन पे उन्होंने मतलब डीपली थोड़ा-सा फ़ोकस किया कि आप कम्युनिकेट कर पा रहे हैं कि नहीं है। आपको जो क्वेश्चन्स पूछे जा रहे हैं, आप उसको अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि इंटरव्यूज़ वगैरह में काफ़ी हमें हेजिटेशन हो जाती है कभी-कभी कि हमसे पूछा कुछ जाता है, हम बता कुछ देते हैं। तो मेनली जो रिक्रूटर होते हैं वो यही चेक करते हैं कि आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप उसको समझ के जवाब दे रहे हैं या फिर आपने बस जज किया और बोल दिया कुछ भी, बस आपको आंसर देना है। तो उन्होंने मतलब सबसे पहले आते ही उन्होंने बोला कि आप लोग बिल्कुल टेंशन ना लो, आपको जितनी चीज़ें आएँ आप वो बताओ, जो ना आए वो ना बताओ, कोई इश्यू नहीं है। आप बस अपना बेस्ट दो जो आप दे सकते हो। उन्होंने पहले ही ऐसे बोल रखा था, तो रिक्रूटर्स काफ़ी अच्छे थे और उन्होंने प्रॉपर अच्छे से उनके सामने इंटरव्यूज़ वगैरह भी हमने दिए हैं। और क्वेश्चंस की बात करें तो वो टेक और आपके बैकग्राउंड वगैरह दोनों के बारे में जानने को इंटरेस्टेड रहते हैं। अब टेक के पोर्शन में अगर आप जैसे मेरा था, मैं अपना पर्सनली बताऊँ तो मैंने पहले इंट्रोडक्शन वगैरह में भी अपने स्किल्स वगैरह बताए कि सर मैंने ऑटोकैड वगैरह सीख रखा है, मैंने माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस वगैरह के सॉफ्टवेयर सीख रखे हैं। तो आप मुझे इस रोल के लिए भी हायर कर सकते हो, ये मैं एक्स्ट्रा अपने साथ स्किल्स लेके आ रहा हूँ। और उसके साथ-साथ जो टेक्निकल पार्ट है वो तो एज़ वेल एज़ बाकियों की तरह मैंने पढ़ के आया है, तो आप मुझे वो तो पूछेंगे ही। तो मैंने वो स्किल्स वगैरह भी उनको अपने शो की, तो वो थोड़े से उसमें इंटरेस्टेड हो गए। और मैं अपने साथ में जो प्रोजेक्ट्स मैंने 2-3 साल में वो प्रोजेक्ट्स मैंने किए थे कुछ ऑटोकैड पे, वो बैठ के मैंने डिज़ाइन्स वगैरह बनाए थे, प्रिपेयर किए थे, तो मैं उनको भी साथ में लेके गया था और वहाँ पे मैंने वो शोकेस भी उनको किए। तो इंट्रोडक्शन में वो चीज़ें दिखाई थी मैंने, तो वो वहाँ से मेरा थोड़ा-सा पॉज़िटिव प्लस पॉइंट बन गया कि हाँ, ये जो लड़का है ये थोड़ा-सा इस चीज़ को लेके इंटरेस्टेड था, उसने हम्म। काम किया है। और उसके बाद उन्होंने टेक्निकल पार्ट में पूछा, जैसे ऑटोमोबाइल, मुझसे तो ऑटोमोबाइल फ़ील्ड के बारे में ही पूछा। पार्ट्स वगैरह क्या यूज़ होते हैं, क्या काम है, ऐसे कुछ पार्ट्स के नाम ले लिए रैंडम, जैसे क्रैंकशाफ्ट हो गया, कैमशाफ्ट हो गया, काउंट, ये सब चीज़ों के बारे में पूछ लिया। इंजन में पूछ लिया क्या-क्या चीज़ें होती हैं। और बाकियों का अगर इंटरव्यू का फीडबैक बताऊँ तो थर्मल, वर्कशॉप, ये सारे इंजीनियरिंग मटेरियल, ये सारे सब्जेक्ट जो हैं ये थोड़े से ऐसे सब्जेक्ट हैं जहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं अक्सर। वर्कशॉप तो मेनली होता है क्योंकि इंडस्ट्री कोई भी हो, वहाँ पे टूल्स यूज़ होते हैं, गैजेट्स यूज़ होते हैं, वहाँ पे गेजेस यूज़ होते हैं, तो आपको अगर उसके बारे में नॉलेज है तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो वो जो पार्ट्स होते हैं, वो जो सिलेबस होते हैं, वो जो सब्जेक्ट्स होते हैं, उस पे काम करना ज़्यादा बेटर होता है। मेरी बात करें तो मुझसे ऑटोमोबाइल सेक्टर में ही ज़्यादा पूछा गया था क्योंकि मैं उस फील्ड का भी था, मेरा ब्रांच भी ऑटोमोबाइल था, तो मुझसे उन्होंने वो पूछा और बाकी तो चीज़ें मेरी वहाँ पे जो मैं प्लस पॉइंट लेके गया था, उसने बाकी शॉर्ट कर दिया चीज़ें और वो मेरे लिए थोड़ा-सा ईज़ी हो गया था। और उसके अच्छा। बाद उनकी तरफ से क्वेश्चंस फैमिली बैकग्राउंड वगैरह से रिलेटेड आए कि अगर मैं वहाँ पे काम करना चाहूँ, इंटरेस्टेड हूँ, वहाँ पे मैं आ पाऊँगा कि नहीं आ पाऊँगा, वो काम कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, उसमें वही मुझे कोई आगे आके दिक्कत तो नहीं होने वाली, तो इस तरीके से चीज़ें वो जानना चाह रहे थे, उसमें इंटरेस्टेड थे, तो उन्होंने वो भी पूछी। तो ज्वाइनिंग जो है डिप्लोमा का रिजल्ट आने के बाद हुई होगी आपकी। नहीं सर, मेरी जॉइनिंग सितंबर में हुई थी और डिप्लोमा का रिजल्ट कुछ टाइम बाद आया था ये, सितंबर 20 सितंबर की जॉइनिंग है मेरे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इसका मतलब अब 6-7 महीने हो चुके हैं आपको काम करते हुए, 5-6। जी, 5 महीने लगभग अप्रॉक्स। तो अभी मतलब ट्रेनिंग पीरियड है आपका कितने साल का। मारुति की अगर बात करें तो मारुति 2 साल के लिए पहले ट्रेनिंग पीरियड पे ले आती है। मारुति पोस्ट लेके आती है जेईटी के, जूनियर इंजीनियर ट्रेनिंग। तो मेरा जो सिलेक्शन हुआ है वो जूनियर इंजीनियर ट्रेनिंग के लिए हुआ है। 2 साल का ट्रेनिंग पीरियड है, उसके बाद ही ये आपको परमानेंट रखते हैं।
इसमें मतलब ये इनका नहीं है कि इसमें से आपको शॉर्ट करने वाले हैं। जितनों को लाएँगे, अगर उन्होंने 2 साल ट्रेनिंग दी है तो वो परमानेंट कर देते हैं सभी को। तो ये जेईटी के लिए हायर हुआ हूँ मैं, और ये मेरा जेईटी फर्स्ट पीरियड है। 2 साल मेरी ट्रेनिंग है, उसके बाद मैं जेईई के पोस्ट पे प्रॉपर हो जाऊँगा। ठीक, तो अभी जैसे बता रहे हैं आपका सीटीसी जो है वो पहले साल 4.5 LPA है, तो सेकेंड ईयर कुछ जी। बढ़ेगा या इतना ही रहेगा? जी, 2 साल के लिए जो पैकेज है वो फिक्स होता है, इसमें इंक्रीमेंट वगैरह कुछ ऐसा परफॉर्मेंस बेस्ड होता नहीं है। तो हम्म। जो इन्फॉर्मेशन रिक्रूटमेंट के टाइम पे आई थी वो ये है कि जेईटी फर्स्ट के लिए आपका जो पैकेज है 4.5 एलपीए है, जेईटी 2 के लिए 5.2 एलपीए पैकेज होता है। ठीक ठीक ठीक, मतलब 2 साल बाद आप उस पे हो जाएंगे, फिर बाकी आगे जब परमानेंट हो जाएंगे। बाकी सर आपके पोस्ट के हिसाब से, आपके वर्किंग के हिसाब से, अटेंडेंस के हिसाब से वो आपको मिलती रहती हैं चीज़ें। ठीक। आप जैसा आप काम करते हैं आपको वैसा इंक्रीमेंट वगैरह होता रहता है। तो ये जिस घर में बैठे हैं कमरे में, ये कमरा क्या कंपनी की तरफ से दिया हुआ है या खुद आपने? नहीं सर, ये कंपनी प्रोवाइड नहीं करती है, ये हमें हमने खुद लिया है गुड़गांव में। ये पीजी एक्चुअली कंपनी यहाँ पास में ही है हमारे, 200-300 मीटर दूर। तो यहाँ पे रहने की काफ़ी आसपास फैसिलिटीज बहुत सारी हैं गुड़गांव प्लांट के पास में। तो अच्छा। यहाँ पे एक पीजी है, यहाँ पे हमने लिया हुआ है। ठीक, तो रूम में 2 लोग रहते हैं आप लोग हैं? जी। ठीक ठीक ठीक। पीजी में मतलब खाना पीना वहीं हो जाता होगा, मिल जाता होगा, किचन? खाने के लिए सर हमें एक टाइम का ही अरेंज करना होता है, क्योंकि बाकी लंच और ब्रेकफास्ट वगैरह कंपनी हमें प्रोवाइड कर देती है। तो हमें बस एक टाइम का खाने का ही होता है देखना। तो उसके लिए फिलहाल हमने नया एरिया था तो पीजी लिया हुआ है, बट इसको एज सुन हम पॉसिबल ट्राई कर रहे हैं कि हम रूम वगैरह में शिफ्ट हो जाएं और खुद से उसको मैनेज करें। ठीक ठीक ठीक। अच्छा, जो अब ये स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, जो आपके जूनियर्स हैं अब, तो ये मैकेनिकल में और ब्रांचेज में, इनको क्या टिप जी। देंगे कि पढ़ने के लिए पढ़ाई कैसे करें? पहले तो ये। जी, पढ़ाई में मैं पहले इनको बताना चाहूँगा कि आपके जो बेसिक्स हैं, आपको जो सिलेबस है, आप उसको उस पे आप कमांड रखिए। क्योंकि आप कुछ भी सीख के जाएँगे, आप कितने भी फ्रैंक हो, आपकी कम्युनिकेशन कितनी भी अच्छी हो, अगर आपके पास बेसिक नॉलेज नहीं है अपने फील्ड का, तो आप कोई वर्थ नहीं रखता है कंपनी के लिए। अगर कंपनी कोई गेज यूज़ करवाना चाह रही है आपसे, अगर आपको गेज पता नहीं है क्या होता है, कैसे यूज़ होता है, तो आपको कंपनी हायर ही नहीं करेगी। तो अपार्ट फ्रॉम ऑल द थिंग्स यू हैव टू एक्वायर दैट बेसिक नॉलेज। उसके बाद आपको वो चीज़ें स्किल्स वगैरह हो गए, आप उसके बारे में जा सकते हैं। तो जो बेसिक स्किल्स है, जो नॉलेज है, वो आपको सिलेबस की पहले रखनी पड़ेगी कि अगर इंजन है तो इंजन काम कैसे करता है, उसमें कितने साइकिल्स होते हैं, स्ट्रोक्स क्या होते हैं, उसके पार्ट्स के नाम क्या हैं। तो ये आपको टर्म्स और जो चीज़ें हैं वो याद करनी है, उसको लर्न करना, उसको मेमोराइज करना पड़ेगा। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है अगर आपके पास वो चीज़ें हैं भी तो आप इंटरव्यू में लैग कर जाते हैं बिकॉज़ ऑफ हेजिटेशन, आपको हेजिटेशन हो जाता है। क्योंकि हमने कभी किसी से बात नहीं की ऐसे सामने बैठ के, इंटरव्यू में कोई अलग पर्सन आ गया, वो हमसे पूछे जा रहा है और हम वहाँ पे फँस जाते हैं, कभी-कभी ब्लैंक हो जाते हैं। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप पढ़ते रहें, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है कि आप इस चीज़ पे काम करें कि आप किसी के सामने अपनी चीज़ों को रख पाएँ। तो हमने अपने डिप्लोमा के टाइम पे काफ़ी प्रैक्टिस की कम्युनिकेशन की। अगर मैं अपनी बात करूँ पर्सनली, तो मैं डिप्लोमा सेकंड ईयर में जब हमारी ट्रेनिंग वगैरह कंप्लीट हो गई थी, तो उसके बाद मैंने काफ़ी वहाँ पे, लखनऊ में मैं रहता था, तो वहाँ पे काफ़ी आस-पास के कंपनीज़ थी जहाँ पे हायरिंग वगैरह चलती थी। तो मैं अक्सर वहाँ पे जाके इंटरव्यू की प्रैक्टिस करता था कि जो हेजिटेशन हो मैं उसको दूर कर पाऊँ, मैं अपने आप को प्रॉपर किसी के सामने फर्स्ट टाइम जैसे रखना हो तो ऐसे मैं कर पाऊँ। तो ऐसे काफ़ी जगह पे मैंने इंटरव्यू के प्रैक्टिस, जस्ट प्रैक्टिस की है। ऐसे मतलब उन्होंने मतलब सिलेक्शन भी मेरा किया हुआ है, बट मैं वहाँ पे गया नहीं। क्योंकि हम्म। मुझे प्रैक्टिस ही करना था, तो मैंने ऐसे किया हुआ है। तो वो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है आपके पास। अच्छा, ये पढ़ाई जो करते थे, नोट्स बना के करते थे या ऐसे ही बस पीडीएफ वगैरह से पढ़ लेते थे? जी, जो भी मैंने पढ़ा है उसके लिए उसको शॉर्ट में मैं मतलब हर तरीके से उसको लिखता था। अगर जैसे कोई बड़ा चीज़ है तो उसको अपने हिसाब से उसको डिज़ाइन करके छोटे में बना के लिखा कि मुझे मुझे उसे दोबारा से समझना हो, तुरंत मुझे वो चीज़ें चाहिए हों, मैं भूल गया हूँ, तो मेरे पास वो ऑप्शंस अवेलेबल हों। क्योंकि हमें ये लगता है कि हमें सब पता है, हम कर लेंगे, लेकिन अगर आपको वो चीज़ें कुछ टाइम बाद ज़रूरत पड़ी तो अक्सर वो चीज़ें भूल जाती हैं। अगर आपके पास वो बैकअप होता है तो उसमें क्या बुराई है सर? तो चीज़ें मैं रखने पसंद करता था शुरू से ही, तो ऐसी चीज़ें मैंने बना के रखी हुई थी। सही बात है, क्योंकि जब से कोरोना आया है ना, तो तब से जो बच्चा जिस लेवल पे था, कोई सेवेंथ में था, कोई एट्थ में था, जो नाइन्थ में थे, इन सबके जो है लिखने की प्रैक्टिस बिल्कुल छूट चुकी है। और ये लोग जो है वो बस ऑनलाइन ऑनलाइन और पीडीएफ पीडीएफ ही करते रहते हैं।
कई बच्चे तो जी, मैंने जी। देखा है कि एडमिशन ले लेते हैं डिप्लोमा में और उसके बाद सीधे फिर बुक्स वुक से मतलब नहीं है, एग्ज़ाम। लास्ट में एग्जाम टाइम पे मॉडल पेपर खरीद के उसको तैयार करने की कोशिश करते हैं। तो उन सबको मैं यही बताना चाहूंगा कि बीए वाला पढ़ाई का तरीका, इससे कुछ हासिल नहीं होने वाला। बाद में केवल आप जो है वो भीड़ बढ़ाएंगे, है ना, भीड़ सर में। लिखना इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि अगर आप कोई चीज़ पढ़ें, आपको लगता है कि आपको याद हो गया है। लेकिन अगर आप उस चीज़ को दोबारा से लिख लें या फिर उसको हम्म, 2-3 जगह पे ऐसे बार-बार प्रैक्टिस करें लिख के ही अच्छे उसको ज़्यादा शॉर्ट करके उस डेटा को क्लियर करके जो सिलेबस है, जो बुक आती है वो काफ़ी लेंथी है। आपने उसको पढ़ा, आपको चीज़ें समझ में आई, आपने समझ के हिसाब से उसको शॉर्ट करके डाटा को क्लियर करके जो आपके रिक्वायरमेंट की चीज़ है उसको लिख लिया। तो आपके मेमोरी में हमेशा के लिए वो फीड हो जाता है कि आपको अगर 3 साल 4 साल तक वो ज़रूरत पड़े तो आपके पास वो रहती है चीज़ें हम्म, और साथ में आपके पास नोट्स के फॉर्म में वो डिटेल रहती हैं पहले से। तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा वो बेनिफिशियल होता है वो पॉइंट। कुछ और चीज जो इसके बारे में बता सकते हो, कोई है अगर तो। एक्चुअली सर मेनली तो ये रहता है कि अगर मैं अपने जूनियर्स की बात करूँ तो ये अक्सर पूछते रहते हैं कि वर्क कल्चर कैसा है? क्या वर्क मिलता है डिप्लोमा लेवल पे? किसी भी कंपनी में नॉट ओनली हम्म, मारुति। तो अगर मैं सही-सही बताऊँ तो डिप्लोमा लेवल पे अगर आपको कंपनी में बहुत ऐसा अच्छा रोल नहीं मिलने वाला है कि आप बहुत अच्छे ऑफ़िस में बैठ के प्रेज़ेंटेशंस, मीटिंग्स ऐसी चीज़ें कर रहे हैं। आपको उसके लिए उस लेवल पे पहुँचना पड़ेगा। जो हम सीख के आते हैं, हमें बेसिक टेक्निकल चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो कंपनी जो है आपको उस चीज़ों को यूटिलाइज़ करने के ऑप्शंस देती हैं कि आप कंपनी में जा रहे हो तो जो चीज़ें आप सीख के आए हो, जो टूल्स वगैरह यूज़ करना सीख के आए हो, तो आप वहाँ पे उसको मैनेज कर पा रहे हो कि नहीं? मैन पावर आपको दी गई तो आप उसको हैंडल कर पा रहे हो कि नहीं? कोई मशीनरी है तो उससे रिलेटेड जो फॉल्ट्स हैं, चीज़ें हैं वो आप सीख तो पा रहे हो कि नहीं? तो ये चीज़ें कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। तो आप इस तरह की मेंटालिटी लेके ना चलें कि बहुत ही अच्छा जॉब रोल हो जाएगा या फिर बहुत ही गंदा होगा। ऐसा नहीं होता, ये कंपनी टू कंपनी डिपेंड भी करता है थोड़ी चीज़ें। बट इन स्टार्टिंग अगर बात करें तो लोग ये भी कहते हैं कि डिप्लोमा करने का कोई मतलब नहीं है। मतलब हम्म, मेरे कुछ टीचर्स ऐसे रहे हैं जिनसे मैंने पूछा एडमिशन लेने के बाद, सर मैं डिप्लोमा कर रहा हूँ, तो क्या इसमें आगे फ्यूचर हो सकता है? तो उन्होंने बोला कि मतलब मैं डिप्लोमा को कुछ भी नहीं समझता हूँ। अच्छा। तो मुझे सर थोड़ा-सा लगा ये वो पॉलिटेक्निक के मुझे थोड़ा-सा ही बुरा लगा। पॉलिटेक्निक के ही जी? टीचर्स ने कहा ऐसी बात? नहीं सर, नहीं, वो मतलब मेरे होम टाउन में ऐसे कोचिंग्स वगैरह में थे, अच्छा अच्छा तो अच्छा। मैंने उनसे पर्सनली कभी पढ़ा नहीं, मतलब उनसे जान-पहचान थी, तो उनसे मैंने ऐसे पूछा, सर इसमें मैंने एनरोल किया है, तो क्या फ्यूचर है इसमें? क्योंकि डिप्लोमा अक्सर हम बस कर लेते हैं, हमारा कोई प्री प्लान नहीं होता है और करने के बाद हमें 2-4 कंपनीज़ ऑफ़र मिलते हैं, हम वहाँ जाते हैं, वो दूर की कंपनियाँ होती हैं, हमारा मन नहीं लगता, हम जॉब छोड़ के अपने होम टाउन वापस चले आते हैं। तो डिप्लोमा ऐसी चीज़ है, पॉलिटेक्निक ऐसी चीज़ है कि अगर आप कहीं सेलेक्ट होते हैं तो आपको टाइम देना पड़ेगा। आपको कंपनी में टाइम देना पड़ेगा, उस ऑर्गनाइज़ेशन में टाइम देना पड़ेगा, आपको चीज़ों को और सीखना पड़ेगा। क्योंकि आपके पास जितना नॉलेज होगा, एक्सपीरियंस होगा, फिर ही आपकी वैल्यू होगी। आप डिप्लोमा जस्ट बुक्स पढ़ के जाके आप वहाँ पे अच्छा खासा पैकेज नहीं पा सकते हो। तो उसके लिए आप कहीं भी सेलेक्ट हो तो आप पहले वहाँ पे टाइम दो। पहले ट्राई करो कि आप अच्छे से अच्छे कॉलेज नहीं, अच्छे से अच्छे कंपनी पे ट्राई करो या अगर आप अच्छे कॉलेज में हो तो आपको ऑप्शंस मिल ही जाएँगे। और अगर नहीं आ रहे आप आपके पास ऑप्शंस तो आप लिंक्डइन वगैरह पे प्रोफाइल बनाओ। ऐसे टच में रहो, सीनियर्स के टच में रहो क्योंकि हम तो कॉलेज में हैं बट वो इंडस्ट्री में जा चुके हैं, तो उनके पास सारा नेटवर्क होता है बिल्ट अप। मैं कॉलेज में था तो मेरे पास कोई नॉलेज नहीं थी कि हाँ, मैं कहाँ जॉब करूँगा, कैसे करूँगा, जॉब नहीं लगेगी तो क्या करूँगा? ऐसे मन में रहता है ख़्याल कि हमारी जॉब नहीं लगी तो हम क्या करेंगे? पूरा टाइम वेस्ट हो जाएगा, सिलेबस वेस्ट हो जाएगा, बैठ के तैयारी करना हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप नेटवर्क बिल्डिंग करो, सीनियर्स के साथ टच में रहो, प्रोफाइल्स वगैरह बनाओ लिंक्डइन वगैरह पे, इंडस्ट्री के लोगों से टच में रहो कि हाँ, यहाँ पे हायरिंग कैसे होती है, यहाँ नॉलेज क्या-क्या चीज़ें चाहिए होती है हायरिंग के लिए। टाटा हो गया, अगर मैं अपनी इंडस्ट्री की बात करूँ, टाटा है, महिंद्रा है, मैं सारे कंपनीज़ को फॉलो करता था और इंडस्ट्री में क्या चीज़ें चल रही हैं, कैसे ये हायरिंग करते हैं, क्या पैकेज देते हैं, क्या फैसिलिटीज़ हैं और क्या इनको रिक्वायरमेंट है मुझसे। तो इन सब चीज़ों को लेके मैं बहुत ज़्यादा जानने के लिए उत्सुक रहता था और ऐसे लोगों से कॉन्टैक्ट में भी रहता था। तो सबसे ज़रूरी चीज़ यही है कि आप नेटवर्क बिल्डिंग करें और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करें। क्योंकि बहुत से बच्चे सोचते हैं कि हमारे कॉलेज में तो कंपनी ही नहीं आती है, हमारा सिलेक्शन कैसे होगा? 10,000 12,000 की कंपनी आ गई, दूर भेज देगी। तो देखिए, ये है, डिप्लोमा में चीज़ें हैं कि अगर आपने अच्छी जगह से नहीं किया या कॉलेज के आपका उतना स्टैंड आउट नहीं है, रैंकिंग वगैरह नहीं है, तो वहाँ पे कंपनीज़ अक्सर प्रेफ़रेंस नहीं देती हैं, वहाँ जाना या सिलेक्शन के लिए नहीं जाती हैं। कुछ ही कंपनीज़ जाती हैं, उनके पैकेज भी कम ही होते हैं। तो हमारी एक्सपेक्टेशन होते हैं कि हम अच्छे कंपनी में जाएँगे, अच्छा पैकेज होगा।
लेकिन जब वैसी नहीं होती हैं तो हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। बट आप ऐसा ना सोचें, आप किसी इंडस्ट्री से, ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ें। हाँ, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ें जहाँ आपकी थोड़ी-सी ग्रोथ हो, आप वो नामी हो, जहाँ पे आपको सीखने को मिले और वहाँ का एक्सपीरियंस आपको काम आए। लाइक मैं बात करूँ तो बहुत सारी अच्छी-अच्छी कंपनियाँ हैं, हिंडाल्को है, मारुति सुजुकी है, एल&टी है, अच्छी कंपनियाँ हैं। इसके अलावा भी आप इनके जो टूल्स वगैरह बनाते हैं, स्पेयर पार्ट्स बनाते हैं, उन कंपनियों को भी जॉइन कर सकते हैं। वहाँ पे एक्सपीरियंस लेके आप बेटर टू बेटर खुद को इम्प्रूव कर सकते हैं। प्रशांत, आपका हमें आपने हमें अपना कीमती समय दिया। और काफ़ी दिनों से हम प्लान कर रहे थे कि इंटरव्यू करने का, लेकिन कभी ये बिजी हो जाते थे, कभी हम बिजी हो जाते थे। आज फिलहाल कर ही दिया। तो प्रशांत, आपका धन्यवाद चैनल पे आने के लिए। थैंक यू सर। तो इस वीडियो को फिर यहीं जी, पे। आप आपसे भी आपके थ्रू भी काफ़ी चीज़ें मैंने सीखी हैं। आपको मैं ऐसे डिप्लोमा के टाइम पे काफ़ी वॉच करता रहता था। हम्म। एक्चुअली नोट्स वगैरह की बात करूँ तो आप लगातार वीडियोज़ वगैरह डालते रहते थे, तो उसको मैं फ़ॉलो करता था। मुझे वो चीज़ें रिक्वायरमेंट थी मेरी, तो मैंने उस पे आपको काफ़ी फ़ॉलो किया है, तो आपका बहुत-बहुत थैंक यू। सिलेक्शन में कहीं न कहीं आपका भी रोल है। आपका मैं तो बहुत-बहुत यही थैंक यू चाहता सर। हूँ कि इसीलिए चैनल मैंने खोला था कि सारे बच्चे जो हैं इससे जिसको जो भी बेनिफिट चाहिए वो ले सके। तो ठीक जी, है, फिर हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। और जिनको कोई भी क्वेरी पूछनी है तो इस वीडियो के कमेंट में पूछ सकते हैं। और प्रशांत और हम मिल करके कोशिश करेंगे कि आपकी बातों का जवाब दे सकें। तो ठीक है, फिर जी मिलते हैं सर। आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।